मैं गुंजन सिंह। आज बीएड सेकेंड ईयर क्लास में मैं आपको बीएड का सेकंड पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग पढ़ाऊंगी। असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट के अंतर्गत सेकंड यूनिट हमारी है विषय आधारित शिक्षा का आकलन। इस यूनिट के अंतर्गत हम मूल्यांकन तकनीकी सीखेंगे। उससे पहले हमें जानना है कि मूल्यांकन क्या है। चूंकि पेपर हमारा असेसमेंट है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम हेतु आकलन, इन बातों को हमने प्रीवियस यूनिट में सीख लिया है। अब हम ये जानेंगे, अधिगम आपने विधिवत सीखा हुआ है फर्स्ट ईयर में, उसको असिस्ट करना है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में फर्क होता है। कई बार हम क्या होता है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। असेसमेंट होता है छात्र का निरंतर मूल्यांकन करते रहना, किसी न किसी रूप से मूल्यांकन उसको करते रहना, समय समय पे उसका परीक्षण लेना। 1 यूनिट कंप्लीट हुई, 2 यूनिट कंप्लीट हुई, 3 यूनिट कंप्लीट हुई, आप 1 यूनिट का एक भाग पढ़ाने के बाद में जैसे ही छात्रों को परखना चाहते हैं कि अब मैंने जो पढ़ाया है उसमें मैं कहाँ तक खरा उतरा हूं और छात्रों को कहाँ तक समझ में आया है, जब हम वो परखने के लिए जांचते हैं तो वही उसका असेसमेंट कहलाता है। इवैल्यूएशन क्या होता है, आपने एक प्रकरण पढ़ा दिया, प्रकरण पूरा समाप्त हो गया, प्रकरण समाप्ति पे आपने कुछ प्रश्न दिए लिखने के लिए, आपने कुछ प्रश्न सुनने के लिए दे दिए, किसी भी रूप में प्रकरण अंत में जब आप उसका मूल्यांकन करते हैं, उसको जांचते हैं, तो वो मूल्यांकन कहलाता है। असेसमेंट का मतलब है पूरी तरीके से लगातार उसका आकलन करते रहना और हर क्षेत्र में आकलन करते रहना। ये नहीं कि सिर्फ आप अपना एक 40 मिनट का पीरियड आपने पढ़ाया, 40 मिनट के पीरियड में आपने जो पढ़ाया है उस विषय पर सिर्फ उसका आकलन कर लीजिए, वही आपका आकलन कहलाएगा, नहीं, वो उसका मूल्यांकन कहलाएगा। अभी शिक्षा में क्या चल रहा है, आपने एक शब्द सुना होगा, अभी आप इंटर्नशिप में जाकर आए हैं, आपने सुना होगा सीसीई आधारित मूल्यांकन। सीसीई क्या है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व्यापक मूल्यांकन। इस सतत, लगातार, व्यापक, समग्र, हर क्षेत्र में होने वाला मूल्यांकन ही सीसीई कहलाता है। तो मूल्यांकन करने के लिए जब हम बच्चे का आकलन करते हैं, आकलन में हम कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। उन तरीकों को ही हम तकनीक कहते हैं। हमारी शिक्षा की भाषा में उसे हम तकनीक कहते हैं। वो मूल्यांकन के तकनीकी कौन कौन से हैं? पहले तो मैं वो तकनीकी बताऊंगी जो वर्षों से चली आ रही है, परंपरागत है। परीक्षा पहली तकनीकी है, परीक्षा। परीक्षा के अंतर्गत क्या होता है, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, और शायद आप उसी परीक्षा से गुजर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, हम भी उसी परीक्षा से गुजर करके यहाँ तक खड़े हैं। परीक्षा कई रूपों में होती है, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक, 3 रूपों में हम परीक्षा लेते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, वर्बली हर काम होता था। लिखित परीक्षाएं जब नहीं होती थी तब पूरा काम जो है मौखिक चल, रटंत जब विद्या होती थी तब उस समय सिर्फ छात्रों को बिठा करके याद करवाया जाता था, उनसे सुना जाता था और वो उनकी परीक्षा हो गई थी। अभी जब थोड़ा समय बदला, पद्धतियां बदली, पढ़ाने की पद्धति बदली, शिक्षण की पद्धति बदली, तो परीक्षा की भी पद्धति बदल गई, तो लिखित परीक्षा जुड़ गई। अब प्रायोगिक परीक्षा भी है, हमने भी प्रायोगिक दिया है। चूंकि हमने जो दिया हुआ है वही परंपरागत तरीके से, मौखिक हमारा हुआ, लिखित हुआ, और प्रायोगिक शब्द आते से ही हम उसको साइंस से जोड़ लेते हैं और बस विज्ञान में कुछ प्रैक्टिकल होता है उसको हम करके और पास हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, व्यवहारिक परीक्षण होता है। आप प्रायोगिक को सिर्फ और सिर्फ एक विषय तक सीमित नहीं रख सकते हैं। चूंकि यहाँ हम विषय आधारित मूल्यांकन पढ़ रहे हैं इसलिए हम विषय पर ही बात करेंगे, लेकिन व्यवहारिक परीक्षण हर एक क्षेत्र से उसके व्यवहार को जांचना भी एक तरीके का प्रायोगिक परीक्षण है। अब हम मौखिक परीक्षा में क्या करते हैं, ये ज्यादातर जूनियर क्लासों के लिए काम आती है। पहली दूसरी क्लास है जहां बच्चे सिर्फ और सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा बहुत आप उनके श्रवण और लेखन कौशल का विकास करवाते हैं, उसी की आप जांच करते हैं। चूंकि आपको पता है कौशल, जो मनोवैज्ञानिक कौशल है, वो 4 प्रकार के कौशल होते हैं, उसी आधारित आप परीक्षण करवाते हैं। सबसे पहले होता है सुनना, दूसरा होता है बोलना, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है, तीसरा होता है पढ़ना और चौथा होता है लिखना। जब हम
इसी कौशल आधारित उनका विकास करवाते हैं। तो इन्हीं कौशलों आधारित हम परीक्षण भी लेते हैं। क्योंकि जूनियर क्लासों में सिर्फ और सिर्फ आप उनको वर्बली बोलते हैं, सुनाते हैं, आप बोलते जाते हैं, वो सुनते जाते हैं, फिर उसको दोहराते जाते हैं और वो क ख ग घ ऐसे पढ़ के अपना सुनने का कौशल उनका विकसित होता है और इसी से वो वर्णमाला है, अल्फाबेट है, गिनती है, ये सारी चीजों को सीखते हैं। तो जब हमने सुनना श्रवण कौशल का ही विकास करवाया है तो हम उसको मौखिक रूप में उसकी परीक्षा, उसका आकलन हम करते हैं। बच्चे आते हैं, आपने उनसे बोल दिया कि चलिए ये मैंने क्या लिखा है बोल करके सुनाइए, तो उनका आपने मौखिक इस तरीके से वो मौखिक परीक्षा हम लेते हैं। और कई रूप हो सकते हैं, आप अपनी नई तकनीकी भी विकसित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो परंपरागत चली आ रही है आप उसी को निभाइए, अपनी नई तकनीकी भी विकसित कर सकते हैं। आजकल इसके अंतर्गत हमें बहुत सारी नए चीजें सीखने को मिलती है और आप अगर अपडेट रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मोबाइल और यूट्यूब भी सिखा के जाता है। दूसरी है परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा। कुछ भाग बांटे गए हैं। लिखित परीक्षा के अंतर्गत लेखन कौशल का उनका बहुत अच्छा विकास होता है। जब आपने लेखन कौशल का विकास पढ़ने के अंतर्गत करवाया है तो आप लिखित परीक्षा लेते हैं। हम जब जूनियर क्लासों में सिर्फ और सिर्फ सुनना और बोलना कौशल के ऊपर ही ध्यान देते हैं तो हमें वहां पर इस परीक्षा का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इस परीक्षा का उपयोग इन दोनों कौशल के अंतर्गत करने लगेंगे तो मतलब आप कहीं न कहीं असफल होंगे, आपका शिक्षण आपको प्रभावी नहीं दिखेगा। इसलिए जरूरी है सही पढ़ाना और सही परीक्षण लेना। किस समय किस परीक्षा पद्धति का उपयोग करना है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो जब आप इन कौशलों का विकास करवा लेते हैं तभी आप लिखित परीक्षा का आयोजन करते हैं। लिखित परीक्षा के लिए बच्चे को अच्छी तरीके से सुनना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, तब जाके वो लिखित परीक्षा आपको दे सकता है और आप उसके कमजोर मजबूत दोनों पक्षों का आकलन कर सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है आप देखते हैं कि एक प्रैक्टिकल जुड़ गया। अब जब प्रायोगिक परीक्षा आप लेते हैं, आपने अभी कोई भी प्रयोग पढ़ाया है, किया है, करवाया है, छात्रों को लैब दिखाया है आपने, तो आप उस तरीके से उसकी प्रायोगिक परीक्षा लेते हैं। 10 मिनट 15 मिनट एक एक्सपेरिमेंट करने के उसके कई चरण होते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट विधिवत जानते हैं, कई चरण होते हैं। उसके अंतर्गत ही ये नहीं कि मन मर्जी से बस बोल दिया यहाँ प्रैक्टिकल करके, इसके भी कुछ नियम है। कुछ नियम के अंतर्गत आप उस नियम को ध्यान में रखकर आप प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन करते हैं और छात्रों की जांच करते हैं। ये हुआ। दूसरा है अवलोकन। ये भी परंपरागत पद्धति है। क्योंकि हम छात्रों को अवलोकन के अपने आप में ये शब्द बहुत बड़ा शब्द है। अवलोकन का मतलब क्या होता है? देखना। लेकिन देखना सिर्फ ये नहीं है कि तुम लोगों को बैठा दिया, हम देख रहे हैं, हो गया तुम्हारा अवलोकन। अवलोकन हम अपना भी करते हैं, अवलोकन हम दूसरों का भी करते हैं, अवलोकन हम नियंत्रित परिस्थितियों में भी करते हैं, अवलोकन हम एक नियंत्रित नियम अंतर्गत भी करते हैं। कई तरीके से अवलोकन किया जाता है और ये अवलोकन मूल्यांकन में जब अवलोकन प्रयोग होता है तो हम इसका हर एक परिस्थिति में अपना अगर हम अवलोकन कर रहे हैं, अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन में अगर हम अवलोकन प्रयोग कर रहे हैं खुद का, तो हमें उसके नियम पता होने चाहिए, हमें उसका नियम निर्धारित करना चाहिए। तो इसका प्रयोग आप जूनियर क्लासों में, सीनियर क्लासों में हम आप पर भी करते हैं। कई बार हम आपको कोई भी सवाल दे करके और खड़े हो जाते हैं कि देखो कौन क्या। अब उसका नियम होना चाहिए। जब छात्र का आप अवलोकन कर रहे हो तो उसको व्यवहारों का भी अवलोकन करिए, उसकी गतिविधियों का अवलोकन करिए, वो कितना तत्पर है, आपने जो काम दिया उसको करने के लिए कितना तत्पर है, ये भी देखिए। इससे क्या होता है, आपको पता चलता है उसको व्यवहारों को देख करके कि वो जो विषय आपने, जिस विषय का आप मूल्यांकन उसके कर रहे हैं उसमें वो खरा उतर रहा है, उसको समझ में आया है या नहीं, या वो कहीं ना कहीं उलझन महसूस कर रहा है। आप उसके चेहरे को, आप उसके व्यवहार को देख करके पता कर लेते हैं। तो वो होता है अवलोकन विधि। तीसरा है अभ्यास। अभ्यास के अंतर्गत क्या होता है, हमने पढ़ा लिया प्रकरण, एक प्रकरण हमने पढ़ाया, एक पैराग्राफ हमने पढ़ाया, या एक पूरा टॉपिक हमने पढ़ा लिया, क्लियर करवा दिया। अब हम उसमें से कुछ प्रश्न देते हैं, कोई भी एक कार्य देते हैं उनको। गणित जैसे हम मान लीजिए गणित पढ़ा रहे हैं, गणित की एक सवाल मैंने हल करवाई। अब मुझे जांचना है बच्चों में कि ये सवाल उसको समझ में आया या नहीं। जो भी सूत्र के आधार पर मैंने वो सवाल समझाया है वो छात्रों को समझ में आया या नहीं, उसके लिए मैं क्या करूंगी, एक सवाल दे दूंगी कि चलिए आप अभी मुझे करके दिखाइए। तो वो क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। जो आपने सिखाया है उसका तुरंत जांचना या उसी के आधार पे कुछ नवीन
कठिनाई उपस्थित करके उनको एक प्रश्न बना के देना, वो कहलाता है अभ्यास करवाना। व्याकरण के नियम है, रटवाना भी अभ्यास के अंतर्गत आता है। कई कठिन चीजें होती, सूत्र का आप बच्चों को देते हैं और उसको संस्कृत के सूत्र जो है याद करवाते हैं अभ्यास के द्वारा, लगातार करते करते उसको सूत्र जो है याद हो जाता है। तो ये है मूल्यांकन के परंपरागत तरीके। अब हम चलते हैं मूल्यांकन के नवीन तकनीकों पे। नवीन तो जब अधिगम में नए तरीके जुड़े, अधिगम के नए नए तरीके आए, तभी मूल्यांकन के नए नए तरीके जुड़ने लगे। नए तरीके में एक तरीका है पोर्टफोलियो। ये इसलिए मैं पहले लिख रही हूं क्योंकि आप लोग अभी स्कूलों में जाकर आए हैं, विद्यालयों में, तो आपने इस शब्द को सुना होगा। पोर्टफोलियो होता है जब हम छात्रों को कुछ काम करवाते हैं। पोर्टफोलियो का निर्माण आप में से बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, और अगर नहीं किया है तो जब आप शिक्षक बन के स्कूल में जाएंगे तो आप वहां पे पोर्टफोलियो का निर्माण करेंगे भी। और पोर्टफोलियो हम अपना भी बना सकते हैं, पोर्टफोलियो हम छात्रों का भी बना सकते हैं। स्कूल में चूंकि आप शिक्षक होकर जा रहे हैं तो आपको छात्रों का ही पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो क्या होता है? जब किसी विद्यार्थी को आप अपने कक्षा के अंतर्गत, अपने विषय के अंतर्गत, अपने कक्षा में, अपने विषय में आप जो काम करवा रहे हैं उस गतिविधियों का विवरण आप रखते हैं, सारी गतिविधियों का विवरण आप रखते हैं, तो वो जिस जगह इकट्ठा करते हैं वो उसकी पोर्टफोलियो कहलाती है। अभी स्कूल में इसके लिए एक फाइल निर्माण की जाती है। जैसे क्लास 3rd में आप हिंदी विषय पढ़ाते हैं, हिंदी विषय का आपको पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, हिंदी विषय की आपको पोर्टफोलियो बनानी है। और आपके पास में क्लास है 3rd, क्लास 3rd की आपको पोर्टफोलियो निर्माण करनी है। तो अब विषय आप अपना देखेंगे। सबसे पहले मैंने हिंदी में पहला पाठ पढ़ाया, कविता थी, दूसरा पाठ पढ़ाया, कहानी आ गई। अब इन 2 पाठों का मैं परीक्षा लूंगी। चूंकि असेसमेंट है, हमने पहले ही देखा, ये आकलन है, ये लगातार चलता है, ये मूल्यांकन नहीं है जो हम वर्षांत में लेंगे, ये आकलन है। अब एक पाठ पढ़ाने के बाद में, 2 पाठ पढ़ाने के बाद में जिस प्रकार की आपकी शिक्षण योजना है उस प्रकार से आप उसका 1-2 पाठ के बाद में आकलन लेते हैं। तो एक पेपर होता है, पेपर पे आप 2 पाठों से प्रश्न निर्माण करते हैं। प्रश्न निर्माण में हर सभी कौशलों को शामिल करते हैं आप, चूंकि आप 3री क्लास में हैं, सभी कौशलों को आप शामिल करते हैं और सभी कौशलों को शामिल करके आप सब हर तरीके का प्रश्न निर्माण करते हैं। उसमें रिक्त स्थान भी होता है, उसमें अवसद के प्रश्न भी होते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। एक निर्धारित समय सीमा में आप बच्चों से वो हल करवाते हैं। सभी छात्रों को बांट देते हैं आप वो पेपर जो आपने बनाया है। आपको उसके लिए अलग से कॉपी देने की जरूरत नहीं है, अलग से उसके लिए कोई भी प्रश्न पत्र निर्माण करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही पेज पे रफ का रजिस्टर भी ले सकते हैं, रजिस्टर का पेज ले सकते हैं, आप कोई फाइल के पेज दे सकते हैं जिसपे आपने प्रश्न बनाया। ये इस तरीके से आप पोर्टफोलियो के लिए मूल्यांकन का शीट तैयार कर सकते हैं। ये आपने प्रश्न लिखे, ये आपने उत्तर के लिए जगह छोड़ दिया, फिर ये आपने सेकंड प्रश्न लिखा, ये आपने उत्तर के लिए जगह छोड़ दिया। इस तरीके से आपको एक पेज 2 लेसन को मिला करके बनाना है। एक लेसन का भी कर सकते हैं आप, 2 लेसन का भी कर सकते हैं, जैसी आपकी शिक्षण योजना हो। तो जब आप देते हैं छात्रों को करने के लिए, आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे पे आपको सेम पेपर देना है, अप्लाई करना है। जब आप उनसे पेपर करवाने के बाद, निर्धारित समय में पेपर करवाने के बाद लेते हैं, तो आपको पता चलता है कि 30 विद्यार्थियों में से 10 विद्यार्थी ने ही दोनों लेसन के अच्छी तरीके से प्रश्न किए हैं और सभी कौशलों में वो खरा है। लेकिन 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने इसमें से 2 ही प्रश्न किया है, बाकी उन्होंने छोड़ दिया। आपने 5 प्रश्न डाले हैं, 10 प्रश्न डाले हैं, उसने 80% ही, किसी ने 80% किया है, किसी ने 70% पेपर हल किया है, किसी ने 50%, किसी ने 10%। तो इस तरीके से आप उनका आकलन निकाल लेते हैं। जिस बच्चे ने आपके क्लास में 80% पेपर हल कर दिया है उसको तो आप उसके आगे का पढ़ाते हैं, यानी कि आपने 2 लेसन से आगे आपको उसको तीसरा लेसन भी पढ़ाना है, और पीछे जो वो छूट रहा है, जो पक्ष उसका कमजोर रह गया है, उसको भी आपको उभार के
लाना है, कमजोर पक्ष को भी आपको मजबूत बनाना है। ये हमें क्या बताता है? पोर्टफोलियो। अब इसका आपने संधारण कर लिया, एक जगह पे एक फाइल बना ली, उसमें आपने इसको डाल लिया, वो जो पेपर है। जिस बच्चे ने 10% पेपर हल किया है, अब नेक्स्ट जब आप पोर्टफोलियो उसका एग्जाम देते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम में आप उसको, जो जिस बच्चे ने 10% पेपर बस हल किया है, उसको आप 1, 2, 3, 4 चारों लेसन का आप टेस्ट लेते हैं। जिस बच्चे ने 80% पेपर हल किया है, उसको आप तीसरी और चौथी लेसन का ही पेपर हल करवाने के लिए देते हैं। इस तरीके से आप आगे से आगे करवाते जाते हैं, तो ये सतत भी होता है, यानी जो पीछे उसका कमजोर पक्ष था वो भी आपको मजबूत बनाना है, तो उसका भी आकलन हो गया, और जो आपने नया पाठ पढ़ाया है उसका भी आकलन हो गया। अब ये जो चीज है आपके, ये वापस आपने प्रश्न पत्र में निर्माण किया, वापस आपने उसको जांचा, उसके ऊपर अंक दिए, और फिर से आपने फाइल में उसको संधारित कर लिया। इस तरीके से प्रत्येक बच्चे की आपको कमजोर पक्ष, मजबूत पक्ष, उसमें कितना सुधार हुआ है, कौन सा बच्चा आगे रहते हुए पीछे हो गया है, किन कमियों के कारण पीछे हो गया, इन सभी चीजों का आपको एक पोर्टफोलियो उठाकर देखने से पता चल जाता है आपके विषय की। तो आप जब पोर्टफोलियो निर्माण करते हैं तो वो आपके शिक्षण कार्य को बहुत ही स्थायी और अच्छा बनाती है, और इस पोर्टफोलियो से आपको मदद भी मिलती है उन बच्चों को पहचानने में जो कि आपके शिक्षण में, आपके विषय में पीछे रह रहे हैं। इसलिए हमें इस पोर्टफोलियो, सभी शिक्षकों का कर्तव्य होना चाहिए कि हमें पोर्टफोलियो निर्माण करना है, चूंकि ये पहली से लेकर के 8वीं तक के लिए ज्यादा आवश्यक है। पहली से लेकर 8वीं क्लास तक जब हम पढ़ाते हैं तो इसके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन चूंकि हम आगे की क्लासों में भी देखते हैं, इंग्लिश में बच्चा कभी कमजोर रह जाता है, कभी गणित में कमजोर रह जाता है, हिंदी में बहुत अच्छा हो गया और गणित में कमजोर हो गया। तो इस विषय को उठाने के लिए हम आगे की क्लासों में भी पोर्टफोलियो निर्माण करके उसके कमजोर पक्ष को मजबूत बना सकते हैं, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। यह मूल्यांकन का नया तरीका है। अब इसका आपने स्कूल में निर्माण किया है, सीखा है, देखा है, तो आज हम मूल्यांकन के इन 4 तरीकों का, हमने 4 तरीकों को जाना, समझा। इन 3 तरीकों से आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित थे। नया एक मैंने पोर्टफोलियो बताया जिससे आपको परिचित है आप, लेकिन आप इसके निर्माण में अभी अपना योगदान नहीं दिए हैं, लेकिन स्कूल में जाएंगे तो आप इसको निर्माण करेंगे और इसमें इसको जानेंगे।